नमस्कार, भारत 24 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने गुरुवार को उन लोगों पर निशाना साधने का प्रयास किया जो उनकी आने वाली फिल्म पठान को लेकर सोशल मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। शाहरुख खान ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर बेहद तल्ख और नेगेटिव तरीके से हमले करते हैं, जो ये बताता है कि कोई इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है। शाहरुख ने कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि नेगेटिविटी सोशल मीडिया की खपत को बढ़ाती है। वहीं शाहरुख खान ने यह भी कहा कि भले ही लोग नेगेटिविटी फैलाएं, लेकिन आप लोग और दुनिया में भी बाकी लोग पॉजिटिव लोग हैं। सबके सब जिंदा हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर शाहरुख की अपकमिंग फिल्म पठान के लिए उन्हें कई लोग ट्रोल कर रहे हैं, जिसे लेकर शाहरुख खान ने ये बयान दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो पॉजिटिव लोग हैं, जो जिंदा दिल हैं, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. तो ये आपने सुना शाहरुख खान की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फिर से फटकार लगाई है। 26/11 की तरह एक और हमला नहीं होने दे सकते, ये उनकी तरफ से कहा गया। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान का नाम लिए बिना हमला किया गया आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय हैं। और देखिए किस तरीके से हिंदुस्तान की तरफ से और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यह बताने का प्रयास करते हैं कि आतंकवाद अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इसके खिलाफ तमाम अलग अलग देशों को मिलकर काम करना होगा। और इस बात का जिक्र किया कि न 9/11 न 26/11 अब दोबारा नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी जब पाकिस्तान ने कश्मीर ड्रा गलापत। अब देखिए एक और बार फिर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हुंकार भरी 26/11 की तरह एक और इस तरह का मामला नहीं सामने आने देंगे, यानी कि एक और ऐसी घटना नहीं होने देंगे। आतंकवाद के समकालीन केंद्र अब भी सक्रिय उनकी तरफ से कहा गया और जमकर फटकार पाक को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगाई और फटकार लगाते हुए कहा एक और हमला इस तरह का नहीं होने देंगे, भारत जवाब देगा। और आज 16 दिसंबर है और आज के दिन ही 1971 में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसके बाद पाकिस्तान से अलग होकर नए देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। 1971 के भारत पाक युद्ध में जीत की वर्षगांठ आज जोधपुर स्थित कोणार्क युद्ध स्मारक में विजय दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना है। साथ ही लोगों में गर्व की भावना पैदा करना है और पूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश फैलाना है। इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। अब से कुछ ही घंटों बाद इसकी शुरुआत होने वाली। आज शौर्य, साहस और विजय का दिवस है और पाकिस्तानी सेना को जिस तरह से हमारी सेना ने हराया था, आज विजय दिवस देश मना रहा है। सुबह 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और देखिए आपको जानकारी देखिए 1971 का वो दौर जब चीन और तमाम अलग अलग देशों की बात सामने आ रही थी, जिसमें पाकिस्तान एक अलग रूप जो है वो धारण कर रहा था, जिसमें उसने बांग्लादेशी जो उस वक्त के दौर में पूर्वी पाकिस्तान कहलाया जाता था, वहां पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग मौके पर मौजूद थे उनके सामने कई सारी परेशानियां थी। तो जो जवान थे, पाकिस्तान के जो सैनिक थे, जो आर्मी थी, वो उन पर अत्याचार कर रही थी। और इसी को लेकर जब पड़ोसी देश भारत ने मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, यानी कि जो जीत दिलाई, उसके बाद कई जो जवान है पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लगातार हमारे साथ लड़े। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि हमने उस जंग में जीत हासिल की।
उधर एलएसी पर चीन से तनाव के बीच आज भारत और नेपाल की सेनाएं सैन्य अभ्यास करेंगी। इस एक्सरसाइज को सूर्य किरण का नाम दिया गया है। वही यह सूर्य किरण एक्सरसाइज 16वीं बार आयोजित की जा रही है। नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में 16 से 29 दिसंबर तक ये युद्धाभ्यास जारी रहेगा। भारतीय सेना का एक दल बुधवार को नेपाल भारत सीमा के पास रूपंदेही के सालझंडी में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए नेपाल पहुंच चुका है। आपको जानकारी दें कि इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद और आपदा राहत कार्यों में दोनों सेनाओं का अनुभव साझा करना है। उधर भारतीय सेना और कजाकिस्तानी सेना भी संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। ये एक्सरसाइज मेघालय के उमरोई में 28 दिसंबर तक होगी। ये एक्सरसाइज छठी बार आयोजित की जा रही है। तो बता दें आपको, मेघालय के उमरोई में इसका आयोजन छठी बार दोनों देश ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सूर्य किरण इसका नाम कजाकिस्तान के साथ भी युद्ध अभ्यास लगातार जारी। 28 दिसंबर तक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। और चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना कल से पूर्वी इलाके में युद्ध अभ्यास शुरू कर चुकी है। वायुसेना की ईस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन। और देखिए, इस एक्सरसाइज में वायुसेना के लड़ाकू विमान अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस दौरान राफेल लड़ाकू जेट ने अपनी पूरी क्षमता के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए एक बड़ा अभ्यास किया है। इस एक्सरसाइज में छबड़ा, तेजपुर, जोरहाट और हाशीमारा एयरबेस हिस्सा ले रहे हैं। हाशीमारा एयरबेस और कौन कौन से एयरबेस इसमें शामिल है वो हमने आपको बताया। ये युद्ध अभ्यास लगातार जारी। ईस्टर्न कमांड की एक्सरसाइज का आज दूसरा दिन। कल इसकी शुरुआत हुई थी, कल पहला दिन था। जो तस्वीरें कल निकलकर सामने आई थी वो हमने आपको दिखाया। उसमें अलग अलग फाइटर जेट्स शामिल है। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी जाएंगे, जहां पर वो काशी में चल रहे काशी तमिल संगमम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री के साथ तमिल समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल भी इस कार्यक्रम में शामिल होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि काशी तमिल संगमम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को की थी। इस समारोह में तमिलनाडु के 2500 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडल शामिल हुए थे। आज इसका समापन होगा और समापन समारोह में अमित शाह शामिल होने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचेंगे वाराणसी। तमिल संगमम का समापन अमित शाह का कार्यक्रम सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए। देखिए, मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या, जरा ये आप जान लीजिए। शाम 4:35 पर गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा BHU पहुंचेंगे और वहां पहुंचने के बाद काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे, जिनके साथ धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री और इसके अलावा एक तमिल प्रतिनिधि मंडल जो है उनके साथ मौके पर मौजूद होगा। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है गृह मंत्री अमित शाह का, ये जानिए आप। अमित शाह का कार्यक्रम 3.5 घंटे काशी में रहेंगे अमित शाह। और ये भी बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंचेंगे रात को 8 बजे। काशी से फिर रवाना होंगे। इससे पहले इस संगमम की शुभारंभ में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। 2500 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। आज इसका समापन समारोह, अमित शाह इसमें शिरकत करेंगे। शाम 4:35 पर वाराणसी आएंगे। एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा BHU पहुंचेंगे। उसके बाद क्या कार्यक्रम, देखिए काशी तमिल संगमम में शामिल होंगे। तो देखिए, तमाम लगातार तैयारियां भी वहां पर देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां का दृश्य भी अद्भुत होने वाला है, क्योंकि तमाम तैयारियां खास तौर पे की जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते हैं। भारत के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। कल ब्रिटेन में प्रत्यार्पण के खिलाफ नीरव मोदी की आखिरी अपील खारिज हो गई, जिसके बाद अब नीरव मोदी को भारत लाया जा सकेगा। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी में शामिल है। 2018 में जब इस बात का खुलासा हुआ तो वो देश छोड़कर भाग गया था। तभी से भारत लगातार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है। नीरव मोदी ने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी उसे भारत को न सौंपा जाए। अगर उसे भारत को सौंपा जाता है तो उसकी आत्महत्या करने का जोखिम है। लेकिन ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। तो प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील जो दायर की थी वो खारिज हो चुकी है। तो
तो देखिए आखिर कब क्या हुआ, ये पूरा मामला है क्या, कब टीम की तरफ से कार्रवाई हुई है, जरा ये भी अब जान लीजिए। 2.81 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पीएनबी ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा आपको जानकारी देगी, सीबीआई ने घोटाले की जांच शुरू की, जिसमें तमाम और बड़े खुलासे हुए और उसके बाद ईडी ने नीरव मोदी के घर और ऑफिस पर भी छापा मारा। 16 फरवरी 2018 का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, यानी किस दिन क्या हुआ ये लगातार आप समझिए। तो आप देखिए कि 17 फरवरी 2018 को सीबीआई ने पहली गिरफ्तारी की थी। 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। नीरव मोदी ग्रुप के अधिकारी को भी हिरासत में लिया था। 17 फरवरी 2018 को फिर 21 फरवरी 2018 को सीबीआई ने नीरव मोदी की कंपनी के सीएफओ, 2 बाकी ऑफिसर्स को भी गिरफ्तार किया। देखिए 27 फरवरी 2018 की बात करें तो एक मजिस्ट्रेटी अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उसके बाद अगर हम बात करें 2 जून 2018 इंटरपोल की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नीरव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। 2 जून के बाद देखिए 25 जून 2018 नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए ईडी मुंबई की एक अदालत में पहुंचा था और उसके बाद 3 अगस्त 2018 को भारत सरकार ने नीरव के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन में अनुरोध पत्र फिर भेज दिया था। 27 दिसंबर 2018 की बात कर लेते हैं। भारत को सूचित किया गया कि नीरव मोदी ब्रिटेन में ही रह रहा है और उसके बाद जब तमाम टीमें एक्टिव हो गई, आपको जानकारी दें कि 18 मार्च 2019 की बात करें तो लंदन में वेस्टमिंस्टर अदालत ने नीरव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और लंदन में नीरव मोदी गिरफ्तार हुआ, उसे वेस्टमिंस्टर अदालत में पेश किया गया और उसे जेल भेज दिया गया 20 मार्च 2019 को। 22 अगस्त 2019 को नीरव मोदी की हिरासत 19 सितंबर तक फिर बढ़ाई गई और 11 मई 2020 को पीएनबी मामले में 5 दिनों के लिए नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई ब्रिटेन में फिर शुरू हुई। 7 दिसंबर 2020 ब्रिटेन की अदालत को मुंबई की आर्थर रोड जेल से संबंधित वीडियो मुहैया करवाया गया। और वही 25 फरवरी 2021 की बात करें तो ब्रिटेन की अदालत ने कहा कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है और ब्रिटेन की गृह मंत्री ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी 16 अप्रैल 2021 को। 23 जून 2021 नीरव मोदी द्वारा भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर की गई अपील ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी और अब तक इस पूरे मामले का अपडेट क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 9 नवंबर 2022 को ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी, धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया। तो ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज भी कर दिया है जो कि नीरव मोदी की तरफ से दायर की गई थी। और देखिए डेट बाय डेट हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से टीम ने जांच की, पत्र जारी किया, जो रिक्वेस्ट है वो भेजी। इसके अलावा ब्रिटेन में क्या हुआ, वहां पर किस तरीके से कार्रवाई हुई, नीरव मोदी को कब जेल में डाला गया और अब उसके बाद प्रत्यर्पण जो है वो मिल चुका है और जल्द अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नीरव मोदी वापस हिंदुस्तान लाया जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड में अवैध रूप से बनी मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर चलने लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, देहरादून और पौड़ी जिले के जंगलों में बने 15 मजारों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको बता दें कि हाल ही में वन विभाग की जमीन पर बनी 17 मजारों को चिन्हित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के दौरान दस्तावेज दिखाए जाने के बाद 2 मजारों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 दिन पहले गुपचुप तरीके से वन विभाग ने कार्रवाई की है। टीम टिन, टप्पा, लोहा, ईंट, गारा सब उठाकर ले गए। हालांकि इस दौरान किसी तरह के विरोध की खबर सामने नहीं आई है। वहीं पौड़ी में वन विभाग की जमीन पर बने मकबरे को भी हटा दिया गया। इसी बीच वहां पीर बाबा के मकबरे की टिन शेड निर्माण के लिए विधायक निधि से 2 लाख रुपए स्वीकृत किए जाने की बात भी सामने आई थी। कुछ दिन पहले सीएम धामी ने कहा था कि मजार को कुरमुत्ते की तरह पनप रहे हैं। तो मजारों पर बुलडोजर चला है और ये आपको बता दें कि उत्तराखंड में अवैध मजारों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। और देखिए आगे बढ़ते हैं, रायबरेली में लकड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अराजक तत्वों ने लकड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लगाई है। आग से लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूरों ने बचाई अपनी जान। हरचंदपुर थाना क्षेत्र डिडौली की ये घटना, अराजक तत्वों ने फैक्ट्री में आग लगाई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आग धधक रही है।
रायबरेली में लकड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लगी। अराजक तत्वों ने लकड़ी फैक्ट्री में ये आग लगाई है। और तस्वीरें भी देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं देर रात की तस्वीरें, जब वहां पर लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आग का तांडव यहां पर देखने को मिला। कुछ अराजक तत्वों ने इस पूरे शॉप को, इस गोदाम को आग के हवाले कर दिया। तो फैक्ट्री में आग की इन भयंकर लपटों को आप देखिए। फायर ब्रिगेड की टीम फिर मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश की गई। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्या निकलकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन रायबरेली से ये बड़ी खबर, इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, दूर कर किस तरह से फैक्ट्री जलकर राख होती हुई नजर आई। रायबरेली में लकड़ी फैक्ट्री में ये भयंकर आग की लपटें आप देखिए। आसपास में जो लोग थे उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, दमकल कर्मी फिर बाद में पहुंचे और लाखों रुपयों का नुकसान इस आग की वजह से हो चुका है। तो चलिए अगली खबर आपको बता दें, असम में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी। ताजा मामला लखीमपुर जिले का, जहां पर जंगली हाथियों के अटैक से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 लोग जख्मी हैं, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी, आप देख पा रहे हैं जो गाड़ियां थी उसे किस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में आप देख पा रहे हैं। लोग इकट्ठा हुए और बड़ी बात यहाँ पर है कि वन विभाग को भी इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। कहीं ना कोई लापरवाही जरूर हुई होगी, जिसकी वजह से जो हाथी हैं वो मेन रोड पर आ गए और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। जंगली जानवरों के आतंक से लोग परेशान, कई बार वन विभाग को शिकायत की लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच जो इस वक्त की बड़ी खबर ये है, हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज अस्पताल में फिलहाल चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए चल रही काउंसलिंग के दौरान जमकर मारपीट हो गई। मारपीट करने के आरोपी नवीन जयहिंद को दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर जयहिंद का आरोप है कि सरकार इस भर्ती में अन्य प्रदेशों के उम्मीदवारों को नौकरी दे रही है, जबकि हरियाणा के लाखों युवा बेरोजगार हैं। नर्सिंग उम्मीदवारों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है, इसीलिए यह विरोध की तस्वीरें सामने आई। वहां पर झड़प भी हुई। आप देखिए, रोहतक का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। आरोपी नवीन जयहिंद को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप देखिए, नर्सिंग की काउंसलिंग और तमाम अलग अलग बातों को लेकर जमकर ये विरोध किया गया। खबर ये सामने आई कि देखिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें पहले मौका नहीं दिया जा रहा है और इसी को लेकर ये झड़प यहाँ पर हुई। तो चलिए अब बात यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। एक समय था जब पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलती थी, लेकिन आज मुख्तार अंसारी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है। बांदा जेल में बंद मुख्तार को 26 साल पुराने मामले में जैसे ही सजा सुनाई गई, डॉन मुख्तार रोने लगा। डरा माफिया मुख्तार, जेल बना घर। मुख्तार को 10 साल की सजा, जज के सामने रोया डॉन। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उसके कर्मों का फल मिलने लगा है। एक समय था जब पूर्वांचल में माफिया मुख्तार की तूती बोलती थी, उसके इशारे के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन आज मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में सड़ रहा है, अपनी किस्मत को कोस रहा है। यूपी में बाबा योगी की सरकार है और माफिया डॉन मुख्तार के ऊपर बाबा का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। और अब मुख्तार के ऊपर कोर्ट का ऐसा हंटर चला है कि जज के सामने कटघरे में ही डॉन मुख्तार रोने लगा। 26 साल पुराने अवधेश राय की हत्या मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई।
इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 को बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद 1996 में गाजीपुर पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें 26 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है, जिसे सुनकर मुख्तार रो पड़ा। मुख्तार अब जेल में ही सड़ेगा। मुख्तार अंसारी अब पूरी तरह से फंस गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुख्तार फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है। मुख्तार अंसारी पर जमीन कब्जा, हत्या, करीब 49 आपराधिक मामलों की जांच ईडी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।